वो अभी तक बड़ी महीन सी नाइटी में मलबूस थीं। ये क्या मम्मी बेड पर टिकते हुए इसकी नज़रें बेसाख्ता बेड साइड मेज़ पर पड़ी बोतलों और बिलोर गिलास पर पड़ी तो वो जैसे चौंक उठी। वो नादान नहीं थी। ये कौन सा मशरूब था वो समझ गई थी। ये कौन पीता है मम्मी? वो अपनी जुबान पर आने वाले सवाल को रोक ना सकी थी। ये जहांगीर के शौक हैं। शहला ने नॉर्मल से अंदाज में हंस कर जवाब दिया था। अंकल ये भी पीते हैं? नगी को हैरत हुई थी। नगी हाई सोसाइटी में रहने वाले मर्द ऐसे शौक रखते हैं? तुम छोड़ो उन बातों को, ये देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। शहला बेगम ने इसकी तवज्जो वहां से हटाकर बेड पड़े अखबारात से हिटकर एक रूल किए अखबार का रंगीन सफ़ा इसके सामने खोल कर रख दिया। ये डेल माह पर आना अखबार था। अखबार के सफ़े पर बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ मुअज्जम और शहरबानों के वलीमे की तकरीब की तस्वीरें मौजूद थीं। इसके अलावा फैमिली ग्रुप की भी कई तस्वीर थीं, यानी पूरा सफ़ा ही उन लोगों की तस्वीरों से भरा हुआ था। नीचे तकरीब की तमाम रुदाद लिखी हुई थी। नगी अखबार में मौजूद उन तस्वीरों को बार बार देखती हुई हैरत दर हैरत में थी। उन दोनों की जोड़ी किस कदर शानदार लग रही थी। मम्मी, मुझे यकीन नहीं आ रहा मुअज्जम ने शहरबानों से कैसे शादी कर ली। वो तो मुझसे मोहब्बत करता था। ना जाने क्यों नगी के मुंह से ये बात निकल गई थी। मेरी जान, तुम तो हो बेवकूफ़ जो इसकी मोहब्बत को आज भी याद कर रही हो। अगर वाकई इसे तुमसे सच्ची मोहब्बत होती तो उम्र भर कनवारा बेटा रहता, लेकिन देख लो चंद महीनों में ही वो तुम्हारे सामने खिल कर आ गया। शहला बेगम ने जलती पर तेल डाला था। मीर अखियल है मम्मी। हमाद वालों ने मंगी तोड़ दी होगी कि नगी ने कियास आराई की थी। माँ की बातें इसको बिल्कुल सच्ची लग रही थी। और क्या हमसे किस्सा सुनकर हमाद के तेवर तो उधर ही बदल गए थे। और फिर सैयद मुकर्रम अली शाह ने भी सोचा होगा कि अब शहरबानों को कौन पूछेगा, लिहाजा अपने घर में ही इसे खपा दे। उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए शहला बेगम का कहकहा तमस्खुर इना था। ठीक कह रही हैं आप। नगी ने माँ की तायीद की थी, लेकिन अंदर से इसे यूं महसूस हुआ जैसे आज इसका सब कुछ खो गया था। इसके हुसैन चेहरे पर अजीब सियासत बरसने लगी थी, लेकिन अंदर से इस यूं महसूस हुआ जैसे आज इसका सब कुछ खो गया है। इसके हुसैन चेहरे पर अजीब सियासियत बरसने लगे। तुम क्यों उदास हो? शहला बेगम ने कहा। मान जहांगीर अहमद बेडरूम में बड़ी बेतकल्लुफी से दाखिल हुए थे। शहला जिस नाइटी में मलबूस थीं वो उनकी 70 पोशी के लिए नाकाफी थी। नगी को जहांगीर अहमद की मौजूदगी में इस वक्त ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। हालांकि जिस सोसाइटी में वो रह रही थी वहां ये बातें सानवी हैसियत रखती थीं। मुअज्जम और शहरबानों की शादी से इसका ध्यान हिट चुका था। तुम जल्दी आ गए, आफिस है। शहला बेगम शौहर की जानिब मुतवज्जे हुई, जो इस उम्र में भी नौजवानों वाली ड्रेसिंग करते थे, या आजकल उन्हें यह महसूस हो रहा था। हाँ भाई, तुम्हारी प्रिंसेस इतने दिनों बाद घर आई है, मैंने सोचा तुम लोगों को लंच बाहर करवाया जाए। वो नगी पर एक खास नज़र डालते हुए बड़े फ्रेश लग रहे थे। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। चलो नगी जान, फौरन तैयार हो जाओ। शहला बेगम ने इसे प्यार भरे अंदाज में कहा। उस वक्त वो चाहती भी यही थी कि नगी का ध्यान बच जाए। जी। नगी फौरन इस बात में सर बुलाते बेड से उठी थी। गुड गर्ल अपने करीब से गुजरती नगी के गुलाब जैसे रुखसार को अपनी उंगलियों से छूते जहांगीर अहमद ने इसे बाहर निकलते हुए पर शौक निगाहों से देखा था। वो उसे छूने के बहाने ढूंढते रहते थे। इस वक्त भी उन्होंने ये हरकत शहला बेगम से नजर बचाकर की थी। वो इसकी जिंदगी में शामिल तो हो गई थी, लेकिन अव्वल शब के बाद उनके दरमियान फासला दरिया के दो किनारों की मानिंद था, जो साथ साथ तो चल रहे थे लेकिन उनका मिलाप मुमकिन नहीं था। शहरबानों को वो अपने साथ नहीं रख सकता था। माँ बाप के सामने उसने दानिस्ता तौर पर बड़ अलिफ माकूल बहाना पेश कर दिया था कि मैं ड्यूटी के दौरान एक हफ्ता घर नहीं आता हूँ। शहरबानों अकेली कैसे रहेगी? फिलहाल तो मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता। वो लोग बेटे की बात सुनकर खामोश हो गए थे, और वैसे भी शहरबानों को उसके साथ रहने का कोई शौक नहीं था। मुअज्जम अपनी जान छुड़ाकर शादी के तीसरे दिन ही अर्जेंट कॉल पर अपनी जॉब पर कराची चला गया था। शादी से पहले तो वो महीने के किसी भी वीकेंड पर घर आ जाता था, लेकिन शादी के बाद तो वो महीनों बाद घर में दाखिल होता। वो भी ऐसे कि सुबह आया और शाम को रवाना हो गया। रात घर में रुकना गुनाह समझता था।
इसके अलावा फ़ोन पर रोज़ाना वालिदैन से बातचीत होती, लेकिन शहरबानों से कोई राबता नहीं था। फिर बहुत जल्द अल्लाह ताला ने शहरबानों के कदमों तले जन्नत लाने का फैसला कर दिया। इस खबर से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। ज़ेब अल-निसा और मुकर्रम अली शाह तो बहुत खुश थे, उनकी खुशी शहरबानों के सामने थी। अब ये मुअज़्ज़म अली शाह के बारे में उसे कुछ खबर नहीं थी। गो कि ज़ेब अल-निसा ने इसे भी बाप बने की इत्तला दे दी थी, लेकिन वो शख्स तो इसकी तरफ से मुकम्मल बेहिस्सी का मुजाहिरा कर रहा था। इन दिनों ज़ेब अल-निसा ने तो उसे गोया हथेली का छैला बना लिया था। हद से ज़्यादा इसका ख्याल रखती। इसके अलावा शहर की मशहूर गायकोलॉजिस्ट से शहरबानों का ट्रीटमेंट चल रहा था। गायकोलॉजिस्ट ने उसे शुरू के महीनों में ही जुड़वा बच्चों की आमद से आगाह कर दिया था। घर वालों की खुशी तो देखने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन शहरबानों खामोश होकर रह गई थी। इसे अंदर ही अंदर ये दुख खाए जा रहा था कि जिस शख्स की औलाद को वो जन्म देने वाली है, इसने एक बार भी पलटकर उसकी खबर नहीं ली थी। ज़ेब अल-निसा बेटे की बेहिस्सी से पहले दिन से वाकिफ थी। वो कि शहरबानों ने कभी उनसे मुअज़्ज़म की शिकायत नहीं की थी, लेकिन वो माँ थी, उन्होंने दोनों के ताल्लुक़ का बड़ी गहरी नज़रों से मुशाहिदा किया था। वो मुअज़्ज़म से इस मसले पर खुलकर बात करना चाहती थी और बस वो मौका की तलाश में थी। और ये मौका फिर उन्हें बहुत जल्द मिल गया। वो तकरीबन 2 माह बाद घर आया था और इस बार एक इजाफी छुट्टी लेकर भी आया था। ज़ेब अल-निसा के खफा होने से पहले इसने अपनी छुट्टी की इत्तला दे दी थी। शहरबानों तो उसकी आमद पर हमेशा की तरह उधर उधर हो गई थी। रात के खाने के बाद ज़ेब अल-निसा ने उसे डाइनिंग टेबल पर ही घेर लिया था। शहरबा नो टेबल से उठ गई थी। इस वक्त दोनों माँ बेटे तन्हा थे। मेरी बात सुनो मुअज़्ज़म, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद की दोहरी नेमत से नवाज रहा है। इस वक्त तुम्हें शहरबानों का बेहद ख्याल रखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो तुम महीनों बाद शक्ल दिखाते हो। इससे अच्छे तो तुम शादी से पहले थे, घर तो आ जाते थे। ज़ेब अल-निसा बेहद संजीदा थी। आज वो इसे आगाह कर देना चाहती थी कि वो बेखबर नहीं। शहरबानों ने आपसे कुछ कहा है। मुअज़्ज़म का फ्रेश मोड यकलख्त तब्दील हुआ था। वो बेज़बान क्या कहेगी? क्या मेरी आंखें नहीं हैं? अभी तो मैं ही ये सब कुछ देख रही हूँ, और अगर तुम्हारे बाबा जान यहाँ मुस्तकिल रहते तो वो कब से तुम से बाज पर्स कर चुके होते। उन्होंने बेटे को बड़ी मलामत भरी निगाहों से देखा था। अम्मी जान, सब कुछ तो उसे दे दिया है अब, और अब क्या चाहती है? मुअज़्ज़म बिगड़ अलिफ था। एहसान नहीं किया है तुमने इस पर, बीवी की हैसियत से वो इसका हक है। ज़ेब अल-निसा चढ़कर गोया हुई थी। मैं कब कह रहा हूँ कि वो मेरी बीवी नहीं है? मुअज़्ज़म उनका अंदाज देखकर कुछ ढीला पड़ गया था। बेटा, कितने नाजुक मरहले से वो इस वक्त गुजर रही है, लेकिन तुम्हारी तो जा और मोहब्बत से महरूम है। मुअज़्ज़म, बाप बना तो बहुत आसान है बेटा, लेकिन माँ बना कोई आसान काम नहीं। एक औरत मौत की सरहदों को छूकर अपने शौहर की औलाद को जन्म देती है। यही एहसास कर लो कि वो तुम्हारी औलाद को जन्म देने वाली है। चलो, वो तो तुम्हारी सख्ती बर्दाश्त कर रही है, लेकिन क्या तुम अपनी औलाद के लिए भी इतना ही सख्त दिल रखोगे? ज़ेब अल-निसा ने इसकी अच्छी खासी खिंचाई की थी। अम्मी प्लीज। वो जिज़बिज़ हो गया था। उनकी बात ने से अंदर तक झंझोर डाला था। मेरी बात पर ठंडे दिल से गौर करना बेटे। ज़ेब अल-निसा कहते हुए कुर्सी से उठी और नरमी से इसके शाने पर थपकी देते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वो दानिस्ता से इस वक्त तन्हा छोड़ गई थी ताकि वो अपना मुहासबा कर सके। शहरबानों ने डरते डरते अपने बेडरूम में कदम रखे थे। आज महीनों बाद ये बेडरूम मुअज़्ज़म के वजूद से आबाद हुआ था। इसका डर और झिझक फितरी थी। मुअज़्ज़म बेड क्राउन से टेक लगाए बैठा था। शहरबानों ने दरवाज़ा लाक करके एक नज़र इस पर डाली और बेड की समत बढ़ आए। बेड पर बैठकर वो अपना तकिया आखिरी कोने पर लगानेगी। ये तुमने उम्मी जान को मेरे खिलाफ कब से भड़काना शुरू कर दिया है? वो कड़े तेवरों से शहरबानों की समत मुतवज्जे हुआ था। कुक, क्या मतलब है आपका? वो जो अपने ही धया में थी, मुअज़्ज़म की आवाज़ सुनकर बुरी तरह चौंकी थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा। मुअज़्ज़म ने सख्त लहजे में कहते हुए इसके बेडोल होते सरापे को शायद पहली बार गौर से देखा था। ममता का नूर इस पर इस तरह बरस रहा था कि वो इंतहाई हुसैन और दिलकश दिखाई दे रही थी। मैं ऐसे चीप काम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती।
इसका इशारा समझते शहरबानों ने हिम्मत करके जवाब दे ही दिया। तो फिर सुन लो, तुम कोई अनोखी माँ नहीं बन रही हो। दुनिया में रोजाना हजारों औरतें इस मरहले से गुजरती है। उनके शौहर अपने काम छोड़कर उनके घुटनों से नहीं लगे रहते हैं। मुअज्जम ने अपनी नजरों का जाविया बदलते इंतहाई खुश्क लहजे में कहा था, मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। शहरबानों की जुबान से बेसाख्ता फिसल गया था। वो बुरी तरह छा गई थी। हाँ, मेरी माँ को इल्हाम होने लगे हैं तुम्हारी तरफ से, मुअज्जम ने गोहर तंज करते हुए कहा था। शहरबानों ने इसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि करवट के बिल लेट गई थी। शाहजी, मुझे अपनी औकात तो मालूम है, मैं किसी खुश नहीं में नहीं हूं, लेकिन वो जो आपकी अमानत मेरी कोख में परवरिश पा रही है, आपको तो उनका भी एहसास नहीं। वाए किस्मत, मैं ही भूल जाती हूँ, आपका तो दिल हर एहसास से खाली हो चुका है। अपने दुखों पर मातम करते वो चुपके चुपके नैयर बहा रही थी। शहला बेगम अपनी किसी मसरूफियत की वजह से अकेली कहीं निकली हुई थी। नगी भी आज फारिग थी, लेकिन अपने बेडरूम में रेस्ट कर रही थी। जहांगीर अहमद अलबत्ता रात से घर नहीं आए थे, और अब घर में दाखिल हुए तो रात का नशा सर पर सवार था। नौकरों से मालूमात लेकर वो सीधे नगी के बेडरूम में बगैर दस्तक दिए दाखिल हो गए। नगी नाइट ड्रेस में बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई किसी फैशन मैगजीन के मुताले में मसरूफ थी। जहांगीर अहमद पहली बार उसके कमरे में दाखिल हुए थे, लेकिन उनका इस तरह आनंगी को बेहद नागवार गजरा था। वो बेड पर उठ बैठी थी। हेलो प्रिंसेस, मलगजे से लिबास में लड़खड़ाते कदमों से वो बड़ी बेतकल्लुफी से इसके बेड पर आकर बैठ गए थे। अंकल, ये क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का? आपको दस्तक देकर आना चाहिए था। नगी को उनकी बेतकल्लुफी हज़म नहीं हुई थी। इसके अंदाज में बदस्तूर नागोअरी झलक रही थी। स्वीट हार्ट, आपके अपनों के कमरे में आने के लिए इजाज़त की क्या ज़रूरत? जहांगीर अहमद में पी हुई आंखें उसके दिलकश सरापे में गाड़ते हुए बोले थे। अंकल प्लीज जाएं आप यहाँ से। नगी को उनकी सुर्ख सुर्ख आंखों से अजीब खौफ सा महसूस हो रहा था। चला जाऊंगा प्रिंस। वो आज तुम्हारी बॉडीगार्ड माँ ने तब तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दिया? जहांगीर अहमद लड़खड़ाती जुबान से इसका तमस्खुर उड़ा रहे थे। वैसे प्रिंसेस, तुम्हें एक खास खास बात बताऊं। तुम्हारी मम्मी को तुमसे कोई मोहब्बत नहीं, सिर्फ तुम्हारी दौलत पर कब्जा करना चाहती है। जो तुम अपने साथ लाई हो, देखो तुम्हें इसने पैसे की मशीन बना लिया है। और हाँ, तुम्हारा बाप मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो आदमी भी बहुत अच्छा था। तुम्हारी माँ से इसे इश्क था, दोनों की पसंद की शादी थी। लेकिन तब तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के साथ बेवफाई की। वो अच्छी औरत नहीं है, इसने मेरी दौलत की खातिर तुम्हारे बाप को छोड़ दिया। तुम्हारे बाप ने इसे नहीं छोड़ा था, इसने कोर्ट से तलाक का मुतालबा किया था। अकबर अली शाह बहुत इज्जतदार आदमी था, इसने कोर्ट में जाना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से शहला बेगम को तलाक दे दी। लेकिन इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सका और चंद दिनों में ही मौत को गिले लगा लिया। वैसे प्रिंसेस, तुम्हारी माँ जवानी में गजब की चीज थी, इसीलिए तो मेरा दिल भी इस पर आ गया था। और जिस चीज पर मेरा ओ विल आ जाए, मैं इसे हासिल करके रहता हूँ। वैसे तब तुम्हारी माँ का दिल मेरी दौलत प्रिया था, लेकिन मैंने भी उसके नाम एक पैसा नहीं लगाया। हाँ, अब तक तुम्हारे नाम सीन सब कुछ लगा दूंगा लुक, क्योंकि तुम अपनी माँ से ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हें मैं हासिल करके रहूंगा। हा हा। जहांगीर अहमद ने नशे में मस्त अटक कर शहला बेगम की जिंदगी के अहम राज का पर्दाफाश करते एक बेनाम सा कहकहा लगाया और अपनी आइंदा की प्लाटंगा इसे बताकर बेड पर चपत बेहोश हो चुके थे। उनका आधा हिस्सा बेड पर था और टांगें बेड से नीचे लटक रही थीं। नगी तो बस एक खौफ व दहशत की कैफियत लिए अपने बेड पर बेसुध पड़ जहांगीर अहमद को देखे जा रही थी। वो जो कह रहे थे, क्या वो हकीकत थी या झूठ फी और हाल तो इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उनका ये रूप नगी के लिए बिल्कुल नया था। इस लम्हे शहला बेगम घबराई हुई नगी के बेडरूम में दाखिल हुई। बाहर मुलाजिम से जहांगीर अहमद की हालत की उन्हें तमाम मालूमात मिल गई थी। नगी को उन्हें देखकर होश आया था। वो बेड से उठकर भागती हुई उनके सीने से लगकर बुरी तरह रोते हुए उन्हें तमाम बातें बताती चली गई। शहला बेगम ने फौरन दोनों मुलाजिमों को आवाज में देकर बेड पर पड़े जहांगीर अहमद को उठाने को कहा था और चंद मिनटों में ये काम हो गया था। लेकिन माँ के सीने से लगी नगी रोने में मशगूल थी। नगी, मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ।
शहला बेगम अपने राज खिलने पर खुद भी घबरा गई थी, लेकिन नगी के सामने जाहिर नहीं कर रही थी। मम्मी अंकल अब के लिए बहुत गलत बोल रहे थे। उन्हें हकीकत बताकर भी नगी ने एक बार फिर वही बात दोहराई थी, क्योंकि इसे अपनी माँ में अभी भी कोई यराई नजर नहीं आ रही थी। देखो बेटा, जब ये शख्स नशे में होता है तो यूं ही अव्वल फूल बकता है। तुम देखना सुबह खुद जहांगीर तुमसे सॉरी करेंगे। दिल ही दिल में तुलमिलाते हुए शहला बेगम शौहर पर गुस्सा करते इसे तसल्ली दे रही थी। उन्हें ये इत्मीनान हो गया था कि उनकी बेटी उन पर जरा बराबर शक नहीं कर रही और वो जहांगीर को ही बुरा के रही है। और सुबह वही हुआ जैसा शहला बेगम ने कहा था। जहांगीर अहमद नाश्ते की टेबल पर नगी से बड़े नाजिल अंदाज में मिले थे, बल्कि अपने कल वाले रवैये कल का उन्हें खुद भी नहीं मालूम था कि वो नशे की हालत में क्या भैया तक इंकिशाफ कर चुके हैं। लेकिन जब उन्हें शहला बेगम ने हकीकत बताई तो उनके चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट आ गई थी कि इससे बाकायद सॉरी की थी। अल्लाह ताला ने शहरबानों को जुड़वां बेटों की नेमत से नवाजा था। इस खानदान को इसने इकट्ठे 2 वली अहद दिए थे। इसकी जुड़ें किस कदर मजबूत हो गई थी ये तो उसके तसव्वुर में भी नहीं था। एक बहुत बड़ी खुशी थी जो उसके हवाले से पूरे खानदान को मिली थी। खुश तो शहरबानों भी थी कि अल्लाह ताला ने इसके जीने का सामान पैदा कर दिया था। इसके कदमों तले जन्नत आ गई थी, लेकिन तन्हाई में अपने बेटों को प्यार करते वो बड़ी शिद्दतों से रोई भी थी। न जाने इसे क्या आदि आता। हॉस्पिटल में इसके साथ ज़ेबुल निसा और शाहिदा बेगम थी। तीसरे दिन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। सैयद मुकर्रम अली शाह भी छठी पर घर आए हुए थे। उन्होंने मुअज्जम को पहले ही दिन इसके बेटों की आमद की खबर कर दी थी, लेकिन फ़ी-उल-हाल इसे छठी नहीं मिल रही थी। लेकिन शहरबानों के कानों तक ये खबर पहुंच गई थी कि वो बेटों की पैदाइश पर बहुत खुश है। दोनों के नाम भी इसी ने उमैर और हमजा तजवीज़ किए थे। ये सब बातें वो अपने वालिदैन के साथ फ़ोन पर कर रहा था। शहरबानों के साथ तो वो भूल कर भी राब्ता नहीं करता था, और शहरबानों को तो ये सब दुखावा लग रहा था जो वो अपने वालिदैन के साथ कर रहा था। उमैर और हमजा 10 दिन के थे और वो अचानक आ गया। वालिदैन से मिलकर वो बड़ी बेताबी से अपने बेडरूम में दाखिल हुआ था। शहरबानो बाथरूम में थी। अंदर से पानी गिरने की आवाज़ सुनकर वो बच्चों के काट की तरफ बढ़ा था। बड़ी आज़ादी से वो उन सेहतमंद और गुलाबी ग्लोहे को प्यार कर रहा था। उसके सोए हुए एहसासात पूरी शिद्दत से जागे थे। मान बाथरूम का दरवाज़ा खुला और शहरबानो टावल से चेहरा साफ करती बाहर निकली थी। उसकी इस गैर मुतवक्के आमद पर वो बुरी तरह चौंकी थी। वो दोनों ही अपनी अपनी जगह खड़े थे, लेकिन शहरबानों के अंदाज में एक एतमाद एक शान थी, जबकि मुअज्जम की हालत ऐसी हो रही थी जैसे चूर चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा जाए। औलाद तो मेरी है, ये एक ऐसा गुरूर था जिसने मुअज्जम को चंद लम्हों में ही इस कैफियत से बाहर निकाल लिया था। वो शहरबानों को नज़रअंदाज करते झककर सोए हुए हमजा को प्यार करने लगा था। शहरबानो इसके इस अंदाज पर हैरतों के समंदर में गौताज़न थी। ये वो औलाद थी जिसके बारे में उसने कभी भूल कर भी शहरबानों से बात नहीं की थी, और अब कैसे प्यार लुटाया जा रहा है। शाह जी, इन बच्चों को औलाद का नाम देंगे या फिर फॉर्मेलिटी कहेंगे? एतिमाद से भरपूर लहजे में कहते हुए वो सवालिया नज़रों से उसकी समत देख रही थी। हाथ में पकड़ अटवल साइड में पड़ी कुर्सी पर डाल दिया था। मुअज्जम इसकी बात सुनकर चारों शाने चित गिरा था। उठने में मुश्किल तो हुई थी। गोद में उठाए हमजा को इसने बड़ी एहतियात से काट में डाला और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाना शहरबानों के बेहद नज़दीक आ खड़ा हुआ और बगौर उसकी समत देखने लगा। इस वक्त इसके सामने वो शहरबानो नहीं खड़ी थी जो शादी के बाद इसके सामने डरी सहमी रहती थी, बल्कि आज मुअज्जम को वो मामूल से हटकर नजर आ रही थी। शहरबानो उसको इतना नजदीक देखकर बुरी तरह नर्वस होने लगी थी। निगाह उठाई तो वो इसे बड़े सपाट अंदाज में देख रहा था। उसकी निगाह अज खुद झक गई। अपनी जुबान से लिखने वाली बात पर अब वो पछता रही थी। मेरे बच्चों की माँ बनकर तुम ये समझ रही हो कि तुम मेरे दिल तक रसाई हासिल कर लोगी, तो ये तुम्हारी भूल है शहरबानो। इस दिल में आज भी नगी आबाद है। मुअज्जम संजीदगी से कहते हुए सख्त लहजे में उसे याद दहानी करवा रहा था। शहरबानो को यह तो मालूम था कि वो इसके हक में किसी जालिम बादशाह से कम नहीं था, लेकिन इससे इस कदर कड़वे जवाब की तवक्को नहीं थी। निचला लब काटते इसने मुअज्जम की समत शिकायती अंदाज में देखा था।